मेंसुरेशन का अगर किंग बनना है तो ये वीडियो को अंत तक देखिए। आज मैं आपको ट्रायंगल्स और सर्कल्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी कि एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो हमेशा याद रहेगा। इसके सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स क्या होता है? ट्रायंगल्स मतलब त्रिभुज, वो आकृति है जिसके थ्री साइड्स होते हैं। ओके, हम कैसे बनाते हैं ट्रायंगल्स को? थ्री साइड्स बनाते हैं विथ थ्री एंगल्स। इसमें थ्री एंगल्स होते हैं। अब हम ट्रायंगल्स को साइड और एंगल्स के बेसिस में अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम साइड के बेसिस पे देखें तो हम ट्रायंगल्स को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि स्केलेन ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। अब क्या होता है स्केलेन, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल ट्रायंगल? स्केलेन ट्रायंगल होता है विषम बाहु ट्रायंगल, जिसमें अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल के साइड्स को हम ए मान लेते हैं, इस साइड को बी मान लेते हैं, इस साइड को सी मान लेते हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल ना हो, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब अगर तीनों साइड्स इक्वल ना हो तो उसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल या फिर विषम बाहु ट्रायंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो और तीसरे साइड के बराबर वो ना हो तो उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु, जिसके दो बाहु इक्वल हो, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें ए जो होता है वो बी के बराबर होता है, पर ये दोनों सी के बराबर नहीं होते। दो साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है जी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु, जिनके तीनों साइड अगर बराबर हो तो हम उनको इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बोलते हैं। यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। तो ये हो गया ट्रायंगल्स का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब हम ट्रायंगल्स को एंगल्स के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम ट्रायंगल्स को एंगल के बेसिस पे डिवाइड करें तो ट्रायंगल्स तीन टाइप के होते हैं: एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? हमने पढ़ा है एक्यूट एंगल होता है जिसमें एंगल 90 डिग्री से कम हो। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हर एक एंगल, ऑल द एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है जी। ये कोई भी ट्रायंगल, कोई भी एंगल ले लीजिए, थीटा 1 या थीटा 2 या थीटा 3, ये तीनों जो होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। फिर आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे आप इसमें देख रहे हो, इसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो ट्रायंगल्स को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, साइड्स के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे ट्रायंगल्स तीन टाइप के होते हैं: स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। और एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स भी तीन टाइप के होते हैं, जो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम कुछ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम ट्रायंगल्स के फॉर्मूलाज जानेंगे कि अगर हमको ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है क्षेत्रफल। कितना जगह कोई भी चीज कवर करती है उसको हम एरिया बोलते हैं, ये तो आपको पता है। पेरीमीटर क्या होता है कि अगर हम एक वायर लें, शुरू से अंतिम तक उस वायर को कितनी लाइन मतलब नापा जाए तो कितना कितना वायर लगेगा उस चीज को बनाने में, वो हमारा पेरीमीटर होता है। ठीक है जी। तो अगर हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? सपोज ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए काफी सारे फॉर्मूला होते हैं। अगर हमें दिया हुआ है ये एक ट्रायंगल है, हाँ, इसके तीन साइड्स दिए हुए हैं ए बी सी। अगर हमें तीनों साइड्स दिए हुए हैं तो हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हम उस केस में हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? ट्रायंगल का एरिया रूट एस, एस मतलब क्या हो गया? एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। फिर s माइनस ए मतलब s से हम a माइनस करेंगे, फिर s से हम b माइनस करेंगे, s से हम c माइनस करेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमें तीनों साइड्स दिए हुए हो तो हम हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर हमें दिया हुआ है
किसी भी ट्राइंगल का बेस दिया हुआ है, मतलब ये देखिए ये हो गया बेस, सपोज हमें ये बेस दिया हुआ है और ट्राइंगल की हाइट दी हुई है, ट्राइंगल की हाइट अगर दी हुई है जिसको हम ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं, तो उस केस में हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? उस केस में ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको आधा कर देंगे तो हमें ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। अगर हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, सपोज इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिनकी तीनों साइड बराबर होती है, उस केस में ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी ए होगी। उस केस में हम एरिया इस फॉर्मूला के साथ निकाल सकते हैं, √3/4 ए स्क्वायर। ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमें ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है, हीरोन्स फॉर्मूला जहां पे एरिया √s, s-a, s-b, s-c के बराबर होती है। फिर अगर हमें बेस और हाइट दी हुई हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे, और अगर हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ हो तो √3/4 ए स्क्वायर से निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, इस केस में हमें पेरीमीटर भी पूछ सकता है कि ट्राइंगल का पेरीमीटर बताओ। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर हम कैसे करेंगे? हर एक केस में कभी भी कोई भी हमें पॉलीगन दिया हुआ हो तो उस केस में पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास स्केलेन ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें हमें तीनों साइड्स अलग हैं, उसमें तीनों साइड्स को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? a + b + c। अगर इन केस हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है जहां दो साइड्स बराबर हैं तो a+a+b, उस केस में ये हो जाएगा, मतलब हमें तीनों साइड्स जोड़ना है। और अगर हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है जिस केस में सारे साइड्स एक ही मतलब एक ही नाप के हैं, तो उस केस में पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a+a+a मतलब 3a। तो इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सम ऑफ ऑल साइड्स जो होते हैं वो पेरीमीटर के बराबर होते हैं। बाकी एरिया का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, हम ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है? ट्राइंगल की 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जिससे क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके भी पूछा जाता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स, किसी भी ट्राइंगल में उनके तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अगर हम इन तीनों एंगल्स को जोड़ें a + b + c, तो ये तीनों एंगल जो होंगे वो 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, इस एंगल को, इस साइड को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल ये सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। वो ऑब्वियसली होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है a + b + c जो है वो 180 डिग्री के बराबर है ना। और हमें पता है ये जो लाइन है इस पे ये एंगल और ये एंगल भी 180 डिग्री के बराबर है, मतलब C + D जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब a + b वो d के बराबर हो गया, है ना। a + b जो होगा वो d के बराबर हो गया। तो यही तो हमें बता रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है। तो ये एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। प्लस एक और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो कोई भी 2 साइड्स होता है, अगर हम एक ट्राइंगल ले लें, सपोज हमने एक ट्राइंगल ले लिया और इसका साइड ए है, इसका साइड बी है, इसका साइड सी है, तो a + b मतलब कोई भी 2 साइड हमेशा तीसरी साइड, 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो इसमें हमें ट्विस्ट करके क्वेश्चन भी पूछता है कि सपोज हमें एक ट्राइंगल बनाना है विथ लेंथ, विथ साइड का जो लेंथ है वो है 3, 5 और 2, तो क्या ऐसा ट्राइंगल बनेगा? तो इस केस में ऐसा ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 + 2 जो है दैट इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि क्या बताइए ऐसा ट्राइंगल बनेगा, तो हमें ध्यान रखना है कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है जी।
अब हम आते हैं ट्रायंगल्स की सिमिट्री पे। सिमिट्री क्या होती है? सिमिट्री वो होती है जहां पे एंगल सेम होते हैं लेकिन जो साइड्स होते हैं उनकी रेशियो अलग होती है। जैसे अगर मैंने आपको दो पेंसिल्स दिखाई जिसमें एक पेंसिल यूज की हुई है, थोड़ी छोटी है, और एक पेंसिल एकदम नहीं है, तो दोनों पेंसिल एक जैसी ही है, पर एक छोटी रहेगी एक बड़ी रहेगी, एक रेशियो में उनका लेंथ बाइफरकेट मतलब कम और ज्यादा में रहेगा, तो वो सिमेट्रिकल पेंसिल्स हो गई, मतलब दे आर सेम। सिमेट्री मतलब दे आर सेम, जिसमें एंगल सेम है। जैसे इस दो ट्रायंगल्स के केस में तीनों एंगल सेम है ना। अगर हमने ये लिया ए बी और सी और इस ट्रायंगल का नाम लिया पी क्यू आर, तो ये तीन दोनों ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ए बी सी ये सेम है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, दो इसकी साइड्स बड़ी छोटी हैं लेकिन चूंकि एंगल सेम है और साइड जो है वो एक रेशियो में है, मतलब 2 into 2 अगर किया तो ये साइड आ जाती है, 1 into 2 किया तो ये साइड आ जाती है, 4 into 2 किया तो ये साइड आ जाती है। तो ऐसे दो ट्रायंगल्स को हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स कहते हैं। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी वो होती है जहां पे एंगल्स भी सेम हो और लेंथ भी सेम हो, मतलब एग्जैक्ट सेम ही रहेगा, सेम ट्रायंगल रहेगा। जैसे इस केस में अगर हम ट्रायंगल ए बी सी लें तो यहाँ पे एंगल ए 60 डिग्री है, और अगर ट्रायंगल पी क्यू आर लें तो एंगल पी भी 60 डिग्री है, एंगल बी 50 डिग्री है तो एंगल क्यू भी 50 डिग्री है, एंगल सी 70 डिग्री है तो एंगल आर भी 70 डिग्री है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी हम ऐसे लिखते हैं, दो लाइन के ऊपर कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। लेकिन इस केस में हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हमने लिखा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आर, देखिए ये हमेशा लाइन में जाता है, मतलब ए पी के बराबर है, बी आर के बराबर है, सी क्यू के बराबर है। तो देखते हैं क्या सी क्यू के बराबर है? तो सी क्यू के बराबर नहीं है ना, सी इज नॉट इक्वल टू क्यू। बी आर के बराबर है तो बी जो है वो आर के बराबर नहीं है, बी और आर बराबर नहीं है। ए और बी, ए और पी बराबर हैं, तो इस केस में सिर्फ ए और पी बराबर हैं लेकिन बी सी और आर क्यू बराबर नहीं है, तो ये ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू, बट ट्रायंगल ए बी सी इज ट्रायंगल टू पी क्यू आर। मतलब हम इसको लाइन से ही पढ़ेंगे। अब जो भी कॉन्ग्रुएंसी होती है उसकी तीन चार प्रॉपर्टीज होती है। कोई भी ट्रायंगल हम कैसे पता करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक जैसा है? तो कॉन्ग्रुएंसी होने की 5 प्रॉपर्टीज होती है, अगर इन पांचों में से कोई भी प्रॉपर्टी क्वालिफाई हो रही है तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सपोज एक प्रॉपर्टी है साइड साइड साइड, मतलब अगर तीनों साइड इक्वल हो, अगर मुझे दिया जाए ये भी 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, अगर हमें दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हो तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, साइड एंगल साइड मतलब दो साइड्स इक्वल हो, यहाँ पे दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है, मतलब ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर, और इनके बीच का एंगल, हमको साइड, पहले साइड देखना है, फिर एंगल मतलब इनके बीच का एंगल देखना है, फिर साइड देखना है मतलब ये वाली साइड देखनी है, तो इनके बीच का एंगल भी इक्वल हो तो उस केस में ये एंगल साइड एंगल साइन प्रॉपर्टी के कारण कॉन्ग्रुएंट होंगे। सपोज अगर हमें ये दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं ऐसे, और हमें कह रहा है कि ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, लेकिन ये एंगल इक्वल है, ठीक है, तो क्या साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ये इक्वल होंगे? ये इक्वल नहीं होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। साइड एंगल साइड में साइड, दोनों साइड के बीच में ही एंगल आना चाहिए। ओके, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी के थ्रू अगर इनको कॉन्ग्रुएंट होना है तो दोनों साइड के बीच एंगल होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए और एंगल भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी के थ्रू। तीसरा कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी क्या बोलता है? एंगल साइड एंगल, मतलब अगर हमें एंगल साइड और एंगल ऐसी कॉन्ग्रुएंसी दी हुई हो तो वैसे ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए
ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है, ये लाइन ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है। तो इस केस में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, हमें ये इसको लाइन से ही देखना है, एंगल साइड एंगल, मतलब ये एंगल इक्वल होना चाहिए, ये साइड इक्वल होना चाहिए, और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। तो ये एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सिमिलरली एंगल एंगल साइड, मतलब एंगल एंगल और साइड, ठीक। तो अगर ये एंगल और ये साइड इक्वल है, या और उसी तरीके से इस एंगल से ये एंगल इक्वल है, इस एंगल से ये एंगल इक्वल है, और इस साइड से ये साइड इक्वल है, तो वो एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी के थ्रू कॉन्ग्रुएंट होगा। एक बार मैं फिर से आपको क्लियर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज दो ट्रायंगल दिए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। अब एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो, एंगल ए और एंगल पी इक्वल हो, और ए सी साइड और पी क्यू साइड इक्वल हो, पी आर साइड इक्वल हो, तो उस केस में एंगल एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी के कारण ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, ठीक है। अब हम एक लास्ट कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं, आरएचएस। आरएचएस मतलब क्या हुआ, कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ हो, अगर हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए हो, ठीक है, दोनों में एक एंगल हो, राइट एंगल इक्वल हो, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, और एक साइड इक्वल हो, एक साइड इक्वल हो, मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, अगर ये तीन इक्वल हो तो उस केस में भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं सर्किल के बारे में। ये जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, अब हम सर्किल के बारे में पढ़ते हैं। सर्किल के केस में पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सेंटर से सर्किल के ऊपर टच करे इसको हम बोलते हैं रेडियस। अगर इस डायरेक्शन से यहां तक का अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कहलाता है डायमीटर। मतलब डायमीटर जो होता है वो किस चीज के बराबर होगा, रेडियस प्लस रेडियस, मतलब 2r के बराबर होता है, ठीक है। ये जो सेंटर से लाइन ड्रॉ होती है ऑन द सर्किल, इसको हम रेडियस कहते हैं। अब रेडियस का सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू कभी कभी हमारे क्वेश्चन में 22/7 भी हो सकती है, और हम इसको 3.14 भी ले सकते हैं। तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कमफरेंस क्या होता है, सर्कमफरेंस एज इक्वल टू पेरीमीटर हुआ, मतलब अगर हम कोई वायर ले और उसको यहां से घुमाकर यहां तक लाएं तो वो सर्किल का सर्कमफरेंस हो जाएगा। और सर्किल के सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं कि अगर हमें सेमी सर्किल दिया हुआ हो तो उस केस में एरिया क्या होगा। तो जो हमारा सर्किल का एरिया होगा उसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो वो हमारा सर्किल का सेमी सर्किल का एरिया आ जाएगा। तो सेमी सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। अगर इसी केस में हमें सर्कमफरेंस पूछे तो सर्कमफरेंस हमारा 2πr/2 नहीं होगा, क्योंकि इससे हमें सर्कमफरेंस सिर्फ इतने का निकलेगा। सर्कमफरेंस निकालने के लिए हमें ये भी चाहिए, और ये किस चीज के बराबर होती है, ये सेंटर से लाइन इधर की तरफ ड्रॉ हुई तो r हो गया, ये एक रेडियस है, और इधर की तरफ ड्रॉ हुई तो ये एक रेडियस है। तो सर्कमफरेंस हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई 2, मतलब पाई आर प्लस 2r, है ना, एक रेडियस इधर एक रेडियस इधर। तो हमेशा ये याद रखिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है और इसमें ही क्वेश्चंस गलत जाते हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा। सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्किल होता है पाई आर प्लस 2r। अब हम ट्रायंगल्स और सर्कल्स के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। पहला क्वेश्चन है, अ सर्कुलर गार्डन हैज अ डायमीटर ऑफ 9.8 मीटर। If its area is A, find the value of 2A plus 4.48 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बोला है पाई 22.7 लो। तो हमें दिया गया है कि एक सर्कुलर गार्डन है, सर्कुलर गार्डन का डायमीटर दिया हुआ है
डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है वो कितना है, वो 9.8 मीटर है। तो अगर हमें डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस कितना होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो रेडियस हमें पता चल जाएगा 9.8/2 मतलब कितना हो जाएगा 4.9। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम निकाल लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 दी गई है, आर कितना है हमारा 4.9 है। इसको हमको 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। अगर इसमें डॉट हटाना है तो हम डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, इसका डॉट हटाना है तो हम डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। ये हो जाएगा 7 7 49। अब 22 इंटू 7 इंटू 49 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आता है 7546 डिवाइडेड बाय 100। अब चूंकि 100 है, 2 डेसिमल्स हमको इधर लाना पड़ेगा, मतलब एक इधर और एक इधर, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 75.46। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 2a प्लस 4.48 मीटर स्क्वायर। तो 2a कितना हो जाएगा, 2 इंटू 75.46 प्लस 4.48, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 150.92 प्लस 4.48। तो हमारा आंसर हो जाएगा 155.40 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर ए है, सॉरी ए नहीं है, बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। The base and corresponding altitude of a triangle are in the ratio 5:3. If its area is 120 centimeter square, find the altitude। दिया हुआ है हमें जो बेस है और जो ऑल्टीट्यूड है वो एक रेशियो में है, मतलब 5:3 रेशियो में है। मतलब अगर बेस 5x है तो ऑल्टीट्यूड कितना हो गया, ऑल्टीट्यूड हमारा हो गया 3x। ठीक है, अब एरिया दिया हुआ है 180, हमें एरिया का फॉर्मूला पता है। हमें पता है कि अगर हमें बेस और ऑल्टीट्यूड दिया जाए तो हमें ट्राइंगल का कौन सा एरिया अप्लाई लगाना है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हम इसमें लगा देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। एरिया दिया हुआ है 120 इंटू हाफ, बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 5x और हाइट कितनी हो जाएगी 3x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 120 इंटू 2 मतलब x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 3 4 12 ये कट जाएगा, 5 8 14 कट जाएगा, मतलब 16 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 16 मतलब 4 है ना, 4 4 16 होता है, तो अगर रूट 16 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमें पूछा क्या, हमें पूछा ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कितना है हमारा 3x है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू हमारी 4 आई है, तो 4 3 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी मतलब 12 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल लेते हैं, इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, ए बी सी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का। एंड ए डी इज इक्वल टू सी डी, अगर हम ए डी ड्रॉ करें तो ए डी और सी डी बराबर है। चूंकि डी मिड पॉइंट है बीसी का तो बी डी भी बराबर होगा, है ना, बी डी डी सी ए डी तीनों बराबर हो जाएंगे। इफ एंगल बी इज इक्वल टू 37 डिग्री, अब यहाँ पे एंगल बी दिया हुआ है 37 डिग्री और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे बोल रहा है एंगल सी बताओ। ठीक है, अब हमें पता है ये साइड और ये साइड बराबर है, अगर ये साइड बराबर है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा। मतलब ये अगर 37 डिग्री है, ये हमारी ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर साइड्स बराबर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। मतलब ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल डी क्या हो जाएगा उस केस में, एंगल डी क्या हो जाएगा बताइए, एंगल डी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल डी हो जाएगा सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो ये एंगल डी जो है ये इन दोनों के सम के बराबर है क्योंकि ये एक्सटीरियर हो जाता है, ये वाला एंगल, एंगल ए डी सी, तो एंगल ए डी सी 37 प्लस 37 के बराबर हो जाएगा, मतलब
74 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये साइड्स इक्वल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। और सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वो किस चीज के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम इसको x मान लें तो ये भी एक x है, जिसका मतलब हो गया कि 74 प्लस x ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। समझ में आया आपको? देखिए, हमें क्या दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है 37 डिग्री। अगर एंगल बी 37 डिग्री है तो ये एंगल भी 37 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इनके जो अपोजिट एंगल होगा वो भी इक्वल होता है। अब अगर ये हमें पता है 37 डिग्री, ये हमें पता है 37 डिग्री, तो ये क्या होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो इनको जोड़ देंगे तो ये 74 डिग्री आ गया। अब हमें ये भी दिया गया है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये भी x होगा क्योंकि ये जो साइड है ये इस एंगल को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, ये साइड इस एंगल को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो हमें मिल गया 70। और ये जो एक ट्रायंगल है ये 180 डिग्री के बराबर होगा, तो 74 प्लस x ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 74 प्लस 2x ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 2x किस चीज के बराबर हो जाएगा, 180 माइनस 74 मतलब 106 डिग्री के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 106 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 53 वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी आंसर हो गया 53। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ ट्रायंगल PQR साइड QP इज एक्सटेंडेड। अब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझाने में क्लियर हो। कह रहा है ट्रायंगल QP इज एक्सटेंडेड। ठीक है, PQR ट्रायंगल बना दिया हमने, QP को एक्सटेंड किया है कहां तक, S तक एक्सटेंड किया है। इफ एंगल RPS ये मतलब ये वाला एंगल कितने के बराबर है, 108 डिग्री के बराबर है। एंगल Q इज इक्वल टू 20 डिग्री, ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड 3 एंगल R एंड 2 एंगल Q, मतलब पहले हमें R निकालना है तभी जाके हम 3 एंगल R और 2 एंगल Q निकालेंगे। तो हमें पता है कि सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। तो एंगल R कितना हो जाएगा, 108 डिग्री माइनस 20 डिग्री, है ना? क्यों, क्योंकि ये और ये जोड़ के तो हमें 108 डिग्री आएगा, तो एंगल R हो जाएगा 108 माइनस 20 मतलब 88 डिग्री। अब हम निकाल लेते हैं 3 एंगल R, मतलब 3 एंगल R 3 इंटू 88 प्लस 2 एंगल Q 2 इंटू 20, इसको सॉल्व करेंगे। 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 3 जा 24 26 आ जाएगा प्लस 2 2 जा 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 304। हमारा आंसर आ जाएगा बी। तो हमें ट्रायंगल की यही प्रॉपर्टी तीनों लगानी है। ट्रायंगल के कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हमें प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है और टू अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल बनाते हैं पहले। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। P लाइज ऑन BC, P लाइज ऑन BC, P BC पे लाई करता है, सच दैट AP जो है वो किस चीज के बराबर है, AC के बराबर है। एंड एंगल BAP मतलब ये एंगल, ये किस चीज के बराबर है, ये 30 डिग्री के बराबर है। फाइंड एंगल B, हमसे ये पूछ रहा है, ये कितना होगा। ठीक है, अब हमें पता है हमें क्या करना होगा, हमें ये एंगल निकालना होगा। अगर हम ये एंगल निकाल लेंगे तो हमें पता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। और ये एंगल तो बहुत ईजी है निकालना, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये मिल गया हमें 70 डिग्री। अब हमें पता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो ये और ये एंगल जोड़ के मतलब एंगल B और एंगल BAP ये जोड़ के हमें 70 डिग्री आना चाहिए।
ये ऑलरेडी 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया 40 डिग्री। तो एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो विदाउट पेन एंड पेंसिल आप आंसर इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। To prove triangle ABC is congruent to triangle PQR by SAS, मतलब side angle side. AB is equal to BR and BC is equal to QR are given. तो क्या एडिशनल कंडीशन होगा, मतलब कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए। तो हम बनाते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं, दो ट्रायंगल बनाया हमने, ठीक है। मेरा थोड़ा ट्रायंगल गंदा बना है। ए बी सी दिया हुआ है, ए बी और सी, और ट्रायंगल पी क्यू आर। अब कह रहा है ए बी इज इक्वल टू पी आर। ए बी जो है वो पी आर के बराबर है, ठीक है। बी सी जो इज इक्वल टू क्यू आर, मतलब बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। अब इन दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल आता है, ये एंगल आता है ना। और इन दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल आता है, ये एंगल आता है। तो कौन सा एंगल एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, ऑब्वियसली एंगल बी और एंगल आर एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमसे साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी पूछा है ना, साइड एंगल साइड। तो हमें इन दोनों साइड के बीच का एंगल देखना है। इन दोनों साइड का एंगल क्या है, बी, और इधर इन दोनों साइड का एंगल क्या है, आर। तो एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल आर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नए नए वीडियोस आपके साथ बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।